तो एक बार पुरानी वाली स्लाइड दोबारा दिखा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लेना। मैंने सारी चर्चा कर दी है, इंपॉर्टेंट एरिया सबको पहले से मालूम है। 50 से 90 तक मिक्स इकोनॉमी, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करा हमने। इकोनॉमिक प्लानिंग का स्ट्रक्चर चल रहा था 50 से 90 तक, बाद में हमने प्राइस मैकेनिज्म के हवाले कर दिया। उससे पहले क्लोज इकोनॉमी चल रही थी, ओपन इकोनॉमी। आसिफ नजर आ रहा है सामने? हाँ भैया। क्लोज इकोनॉमी में मैंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ बैरियर्स की बात करी। उस जमाने में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन फॉलो कर लिया। क्लियर है बच्चे? आगे चले। हाँ भैया। तो यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द बिजनेस स्ट्रक्चर। तो हिंदुस्तान में एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए समय समय पर सरकार की पॉलिसीज आई हैं, जिसमें से मैं भी फेरा की बात कर रहा था। अरे फेरा बोले तो आसिफ, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिसीवर एक्ट। रेगुलेशन एक्ट। बाद में वक्त बदलने पर इस पॉलिसी को थोड़ा लिबरलाइज कर दिया गया, बोला गया फेमा। बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सारी पॉलिसीज, मैनेजमेंट एक्ट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1951 में कौन सी पॉलिसी? लाइसेंसिंग राज के लिए भी मैंने बताया। अरे दीपांशु बोलेगा, 1951 सर में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट। एक्ट, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट आ गया था। तो ये सब सरकार की पॉलिसीज हैं, कंट्री को प्रमोट करने के लिए समय समय पर सरकारी पॉलिसीज आ रही हैं ताकि बिजनेस स्ट्रक्चर प्रमोट करे। तो यहाँ कुछ पॉलिसीज की बात करता हूँ, सबको याद है सामने फिस्कल पॉलिसी। जल्दी जल्दी मेरे साथ बस रिवाइज कर लो, सबको आता है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कंट्री में बिजनेस स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए सरकार किसी भी माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एंटिटी को प्रमोट करे, उसे क्या बोल रहे हैं? फिस्कल पॉलिसी। अरे याद करा हुआ है, तब हम ये बात बोलते थे, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ आइदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अरे इसके दो तीन एग्जांपल बता दो दीपांशु, फिस्कल पॉलिसी। सर रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पब्लिक बोरोइंग। पॉलिसी, पब्लिक बोरोइंग, इसके अलावा बजट। सरकार जिस माध्यम से जनता से जुड़ी हुई है, उन्हीं चीजों में प्लस या माइनस करके कंट्री को कंट्रोल करना, बिजनेस को प्रमोट करना, इसे बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्तित्व है, तो खर्चे को बढ़ाकर या घटाकर देश को कंट्रोल किया जाता है, सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी। इसी बात को हमने आरबीआई के नाम से बढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में। आरबीआई बोले तो सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो कंट्री में प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए कंट्री के फेवर में आरबीआई डिसीजन लेता है, किसके थ्रू? मनी की सप्लाई के थ्रू। मनी की सप्लाई कम करके, ज्यादा करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाकर, बढ़ाकर। अरे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स याद करें आपने, क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। ही ना बोलो, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स। बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सबको टर्म मालूम होनी चाहिए। बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर। अरे याद आ रहा है बच्चों? एसएलआर की फुल फॉर्म एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये सब फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कुल मिला के बिजनेस को, एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसी बनाएगा, मनी की सप्लाई को कम करके ज्यादा करके, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार कोई पॉलिसी बना रही है कंट्री को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, वो फिस्कल पॉलिसी। मोटा मोटा आइडिया लग गया। फिस्कल पॉलिसी सरकार बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक। जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है उनको भी बात समझ में है, आसान भाषा में बोल रहा हूँ। नीचे लिखा हुआ एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। वक्त बदलने पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदली है। आसिफ सामने विजिबल हो रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाँ भैया। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो आजादी से पहले अंग्रेजों की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी थी? कच्चा माल यहां से लेके जाते थे सस्ते दामों पर और तैयार माल हिंदुस्तान में बेचते थे। उसके बावजूद बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था। अनन्या याद आ रहा? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था का मतलब वो यहां से बहुत ज्यादा यस सर। एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। जबकि यहां आजादी के बाद 1950 से 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदली है। आजादी से पहले ब्रिटिश टाइम पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी थी? जबरदस्त। अरे कच्चा माल, मोनोपोली। हाँ मोनोपोली थी। अरे याद है आपको? 50 बोल देता हूं, हिना को याद आ गया। मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड रेस्ट वाज ब्रिटेन। अलाउड विद ईरान, श्रीलंका एंड श्रीलंका। चाइना। आजादी के बाद 1950 से 1990 तक हिंदुस्तान की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी थी? प्रोटेक्टिव थी। इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट किया जा रहा है, सेल्फ रिलायंस के टारगेट को अचीव किया जा रहा है। ध्यान से सुनना, सेल्फ रिलायंस को मोटिवेट किया जा रहा है।
फॉरेन इंटरफेरेंस को मना किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने इंपोज कर दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्यूआर, अरे बोले तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, एंड अभी अभी बताया मैंने टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स। और जैसे ही 1990 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की फिर बदल गई, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, टैरिफ, अरे कुछ चीजों पर एक्सेप्शन है, आज भी लगा हुआ है, टैरिफ बैरियर्स हटा दिए गए और ओपन इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जो जहां का बेस्ट है उसे पूरी दुनिया में पहुंचाने की छूट दी जा रही है। ये फॉरेन ट्रेड। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोले तो अरे इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की अभी अभी हमने चर्चा करी है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा आ सकता है, और एक एफआईआई। एफआईआई की फुल फॉर्म कौन बोल रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात याद कराता हूं। हिंदुस्तान में आज तक इंडस्ट्रियल सेक्टर, आजादी से पहले इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ही, हमने बचपन में याद करा था, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। आजादी के बाद भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली 1948 में बनाई, जो पेपरों में बनी, कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान में बना रहे हैं, जिसे आईपीआर 1956 बोल रहे हैं। ये सक्सेसफुल रही, यहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डोमिनेंट रही। अभी अभी चर्चा करी है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। दीपांशु याद आ रहा है? यस सर। और तीसरी और अंतिम इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने 3 ही पॉलिसी बनाई है आज तक। तीसरी और अंतिम पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जहां पर हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और पीएसयू को डीमोटिवेट किया जा रहा है, बंद करने की बात करी जा रही है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर मैंने आइडिया दिया, बस ब्रीफ आपको मालूम होना चाहिए ताकि क्वेश्चन ठीक हो जाए। एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात बताता हूं। हिंदुस्तान में आजादी से पहले 200 सालों तक अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को करने के लिए हिंदुस्तान में लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंपोज कर दिया, बोले तो जमींदारी प्रथा। आजादी के बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन चलाने से, अरे जल्दी बोलो मैंने क्या बोला है हिना, कौन सा भूदान आंदोलन चलाने से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड कर दिया गया, जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई, और सारे लैंडलेस लेबर्स को जमीन का मालिक बना दिया गया। और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, और उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। अरे ग्रीन रेवोल्यूशन सबको याद है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स विद पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसमें हमने, वैसे तो सरकार का टारगेट था सारी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन सिर्फ वीट का प्रोडक्शन बढ़ सका, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन बोले तो वीट रेवोल्यूशन। अरे दीपांशु याद आ रहा है? सर वीट, राइस और पल्सेस का भी बढ़ा था। बहुत सारी चीजों को प्रमोट करने की बात थी, लेकिन वीट का प्रोडक्शन ही मल्टीप्लाई हुआ था, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद वीट रेवोल्यूशन। क्लियर है बच्चे? ओके सर। आगे चला रहा हूं जी। हाँ भैया कुछ ग्रे रिवॉल्यूशन भी था ना? हाँ, अरे बहुत सारे रेवोल्यूशन थे। पिंक रेवोल्यूशन मीट से रिलेटेड है, मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा? पिंक रेवोल्यूशन। अरे बहुत, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे है, किससे रिलेटेड है? मिल्क से। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन है हिंदुस्तान के। अरे आगे चलो, एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो ये पॉलिसीज की चर्चा कर रहे हैं बस यहाँ पर हम। तो भैया फेरा मैंने बताया था, हिंदुस्तान में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी चल रहा है, पहले भी और आज भी, लेकिन 1990 से पहले हिंदुस्तान में पाबंदियां बहुत सख्त थी फॉरेन करेंसी को लेकर, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, जिसे बोला गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हिंदुस्तान में कब पास हुआ था? अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 1973। बाद में आफ्टर अनाउंसिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज को लेके थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया और रूल्स को फेरा से कन्वर्ट करके फेमा में कन्वर्ट कर दिया। फेमा की फुल फॉर्म बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। सर फेरा से पहले जितना मतलब नहीं होता था रेगुलेशन, इस बात पर पहले जितना मर्जी ले जाओ। आजादी से पहले तो अंग्रेजों ने फ्री सिस्टम रखा हुआ था, जितना मर्जी यहाँ से जाए। अंग्रेजों के जाते ही हिंदुस्तान में फेरा मतलब बैन लगा दिया कि हम बाहर जाने नहीं देंगे चीजों को आसानी से। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी, टैरिफ बैरियर्स लगा दिए थ्रू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये बात क्लियर हो गई? 10-15 साल बाद लगाए ना, 15 साल तक तो नहीं था कुछ। नहीं 1950 के बाद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गई थी, टैरिफ बैरियर्स लगा दिए थे हिंदुस्तान के इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार। फेरा बाद में आ रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस पहले ही लगा दी थी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, ओके सर। फिर
अरे ये जो सामने नियम लिखा है ये फॉरेन करेंसी का नियम है। बाहर से जो चीजें आती थी उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, लोग टैरिफ बैरियर्स लगा दिए थे। बाहर से कोई चीज आ रही है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाना, टैरिफ बैरियर से। बाहर से कोई चीज आ रही है, सरकार कह रही है 2 पीस से ज्यादा लाओगे तो सरकार टैक्स लगाएगी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ सामने मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है अगर आप फॉरेन कंट्री से कुछ भी खरीदने के लिए जाओगे तो आपको डॉलर चाहिए, तो आपको डॉलर किस कंडीशन पर मिलेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। इंटरनेशनल करेंसी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए 1973 में फेरा के नाम से, जो बहुत सख्त थे। ये बात क्लियर हुई बच्चे? दीपांशु, यस सर। बाद में नियमों को थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया इन द नेम ऑफ फेमा। अभी भी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी चल रहा है, ये क्वेश्चन टिक करा सकता है वो। और जबकि डेवलप्ड कंट्रियों में क्या चलता है, फुली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। फुली कन्वर्टेबिलिटी का मतलब किसी भी देश की करेंसी को किसी भी देश की करेंसी में बदलो और भाग जाओ वहां से। ऑटोमेटिक फ्री फ्लो ऑफ करेंसी है, किसी भी देश में लेके चले जाओ। कहां पर? डेवलप्ड इकोनॉमीज में। चलूं बच्चे आगे? यस सर। लिबरलाइजेशन सबको याद है बच्चों, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इसके लिए सरकार ने हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आए। डिटेल में याद नहीं करना, बस आइडिया लेना है आपने ताकि क्वेश्चन टिक कर सको। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अनाउंस कर दिए। टैक्स रिफॉर्म्स तो देश में आज तक चल रहे हैं। अरे जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हो रहा है पूरी क्लास कौन बताएगा? 2017 में टैक्स रिफॉर्म्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में सरकार इनकम टैक्स बिल्कुल खत्म कर देगी, जो सरकार की स्ट्रेटेजी पॉलिसी चल रही है। सरकार सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना सरकार के पास कलेक्शन आ जाए कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों को मेट कर सके, बात खत्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स सरकार ने इंट्रोड्यूस करे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म सरकार ने इंट्रोड्यूस करे। बस इस तरह की पॉलिसी सरकार ने 1991 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा और पुराने सारे बैरियर्स खत्म करने की बात रखी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बस मेजर एरिया आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन टिक हो सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अरे याद आ रहा है बच्चे, इन्वेस्टमेंट दिस इन्वेस्टमेंट एग्जांपल है। दीपांशु, यस सर। सामने 4 शब्द ध्यान से सुनना और याद करना बच्चों। डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। शब्दों को समझना पेपर का इंपॉर्टेंट एरिया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है पूरा सरकार अपना पूरा हिस्सा, पूरा स्टेक प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न 1981 लास्ट क्लास में पढ़ा, मारुति। अरे याद है सबको? मयूरी, मारुति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में शुरू करा था, जॉइंट वेंचर था। मयूरी, आवाज आ रही है बच्चे? हिना, आपको आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था पूरा का पूरा 100 करोड़ की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दी, सुजुकी मोटर्स ने खरीद दी। इट इज द एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्लियर हो गया? जल्दी बोलना है हिना। डिसइन्वेस्टमेंट। यस सर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? हिंदुस्तान में उस जमाने में दिल्ली और मुंबई में काम करता था एमटीएनएल, फुल फॉर्म याद कर लो, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए। रेस्ट ऑफ इंडिया में दिल्ली और मुंबई को छोड़ दें तो क्या था? बीएसएनएल। फुल फॉर्म बताओ पूरी क्लास। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। सरकार ने एलपीजी पॉलिसी के तहत प्राइवेटाइज कर दिया। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बिग प्लेयर्स आ गए। अरे नाम बता सकते हो? हचिंसन, जिसको बाद में किसने एक्वायर कर लिया? एयरटेल। हचिंसन को किसने? वोडाफोन ने एक्वायर कर लिया। और बोलते जाओ जियो, बोलते जाओ बच्चों, एयरटेल। अरे याद आ रहा है बच्चों? यस सर। तो इन प्राइवेट प्लेयर्स के आने से इनकी एफिशिएंसी, इनकी सर्विसेज इतना बढ़िया हो गई कि बीएसएनएल और एमटीएनएल आज की डेट में होते हुए भी नेग्लिजिबल है, डिस्प्लेस कर दिया इन्होंने। अरे क्लियर है? एलपीजी पॉलिसी के चलते प्राइवेट प्लेयर ने आज इन्हें घाटे की पोजीशन पे चला दिया है और ये ज्यादा दिन हिंदुस्तान में चलने वाले नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो गई है इसकी, बीएसएनएल, एमटीएनएल। क्लियर हो गया बच्चों? एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। दीपांशु, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई मतलब? डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैंने भी दिया। हिंदुस्तान में पुराने जमाने में 1990 से पहले की बात कर रहा हूं, दिल्ली और मुंबई में सिर्फ एमटीएनएल के टेलीफोन, रेस्ट ऑफ इंडिया में बीएसएनएल। फुल फॉर्म याद करा दिए है। 1990 में सरकार पॉलिसी ले आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, जिसके चलते हचिंसन आ गया। हचिंसन जिसे बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? वोडाफोन में। जियो आ गया,
एयरटेल आ गया। बच्चे समझ में आ रहा है एग्जांपल्स? ये प्राइवेट प्लेयर्स Yes, के sir. आने से कंपटीशन बढ़ गया, फैसिलिटीज, एफिशिएंसी, प्राइस बहुत कम कर दिया, जिसके चलते इन्होंने पूरी मार्केट पे कब्जा कर लिया और आज की रेट में बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के दोनों घाटे में चल रहे हैं। नेग्लिजिबल रोल हो गया है और आने वाले साल में खत्म हो जाएंगे। सरकार या तो बेच देगी इन्हें, अगर कोई अगर खरीदने वाला मिल गया, और नहीं तो सरकार इन्हें बंद कर देगी आने वाले समय में। ज्यादा दिन के लिए ये चलने वाले नहीं है। आइदर बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों में घाटा चल ओके रहा सर। है। ये ये clear- डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, हाँ अपने आप हुआ है ना, मतलब हाँ प्राइवेट सेक्टर की वजह से? नहीं, अपने आप सरकार की पॉलिसी के थ्रू हुआ है। सरकार की पॉलिसी अच्छा, के ओके चलते ओके सर। प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी से नहीं आ रहे। सरकार ने पॉलिसी बनाई है, हचिनसन, वोडाफोन, जियो, सरकार लाना चाह रही है उन्हें, तो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। उनकी चीजें, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो गई, सर्विसेज ज्यादा बेहतर हो गई, जिसके चलते डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये कंपनियां भी बंद नहीं हुई है, लेकिन बंद होने के कगार पर है। डिस्प्लेसमेंट आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है बच्चे? आगे चलूं? यस सर। डिवेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट का मतलब समझो और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझो। सरकार अपनी हिस्सेदारी पूरी की पूरी बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, डिसइन्वेस्टमेंट। पीछे हमने बचपन में एग्जांपल लिया था बाल्को, सरकार ने 451.5 करोड़ का बेचा था, किसको? बोलते चलो बच्चों, स्टरलाइट को। स्टरलाइट। डिसइन्वेस्टमेंट है। लेकिन डाइवेस्टमेंट में क्या है? सरकार अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रही है, 10% शेयर बेच दे, 20% शेयर बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, पूरा नहीं बेच रही। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड डिवेस्टमेंट। ये क्लियर हो गया बच्चे? दीपांशु, यस सर। डेलीगेशन समझो। डेलीगेशन में सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम मेंटेन करना चाह रही है। वेट इन्वेस्टमेंट दोबारा बता। डिवेस्टमेंट का मतलब है सरकार सिर्फ 20% कुछ हिस्सेदारी बेचे, डिवेस्टमेंट पूरी हिस्सेदारी सरकार अपनी बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्लियर हो गया युवराज बाबा? हाँ भैया। हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट में सरकार प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री दे रही है, जिसके चलते उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छी है और सरकारी कंपनियां ऑटोमेटिकली बंद होने के कगार पर हैं। इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डेलीगेशन का मतलब पावर्स को प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट कर रही है सरकार। सरकार कह रही है हमारी जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को और एथिक्स को मेंटेन करने की है, और प्रोडक्शन यूनिट्स, एफिशिएंसी प्रोडक्शन यूनिट की प्राइवेट सेक्टर के हवाले की जा रही है। सरकार ये अथॉरिटी ट्रांसफर कर रही है अपने। सरकार ने पहले अथॉरिटी पीएसयू को दे रखी थी, अब ये अथॉरिटी पीएसयू से ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। ये क्लियर हो गया? डेलीगेशन द पावर ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। ये क्लियर हो गया बच्चों? डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? ये एग्रीगेटिवली एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हिना क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. आगे चलेंगे बच्चों। सरकार की पॉलिसी, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? पहली बात तो ये सिर्फ फिक्स, अरे बात कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की हो रही है। यहां पर कोई 2, 4, 10, 20 रुपए किसी देश में लेके जाना उसकी बात नहीं हो रही है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, देखो मैंने अंडरलाइन करा है, फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाए और सरकार कह दे कि भैया, पुराने जमाने में तो कोई भी कंट्री बाहर से यहाँ पैसा लाना चाह रही थी तो उसे दुनिया भर के अप्रूवल लेने पड़ते थे, आसानी से पैसा आ नहीं सकता था। ऐसी कंडीशन में सरकार ने एफडीआई पार्लियामेंट में नियम पास कर दिया कि भैया कोई भी आदमी हिंदुस्तान में पैसा लाना चाहे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जितना मर्जी ले आए, ऑटोमेटिक रूट है। भैया आज हिंदुस्तान में करोड़ों रुपया किसी को लाना है तो 2 तरीके हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहला तरीका एफडीआई। एफडीआई में किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा लेके आ जाओ, हिंदुस्तान में प्लांट लगाओ और प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर दो। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रास्ता। अरे ये बात समझ में आ गई बच्चों? ऑटोमेटिक रूट। इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है। दीपांशु याद आ गया? याद हो गया बच्चे? Yes, sir. दूसरा तरीका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हिंदुस्तान में डाबोल प्रोजेक्ट आया, अरे बिजली को बनाने के लिए डाबोल प्रोजेक्ट आया अमेरिका से, अमेरिका की कंपनी का नाम एनरॉन, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आई है, गवर्नमेंट के थ्रू आई है। उसके लिए गारंटी भी दी थी सेंट्रल बैंक ने। तो वो गवर्नमेंट ऑफ, 2 ही रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हिंदुस्तान में पैसा आ जाए या ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ जाए। ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ जाए प्लांट लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसे बोला जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पैसा जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। वो कंपनी जितना मर्जी प्रॉफिट लेके जा सकती है, लेकिन ये बेसिक इन्वेस्टमेंट वापस नहीं जाएगी। इसीलिए इसे बोला गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक रूट, नो अप्रूवल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी जितना मर्जी पैसा लेके आ जाओ, फैक्ट्री लगा लो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेंगे, एफिशिएंसी टू डू द वर्क बढ़ेगा, देश का नेशनल इनकम बूस्ट होगा। चेतन ने बात समझ में आ गई? यस सर।
तो एफडीआई का मीनिंग बता दिया, ऑटोमेटिक रूट है ये। इसके अलावा एक और तरीका है पैसा हिंदुस्तान में लाने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आ जाए। हिंदुस्तान में समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं। किसी सेक्टर में सरकार ने 100% कर रखा है कि एफडीआई 100% ले आओ। अरे फास्ट एफएमसीजी की फुल फॉर्म बोलो, एफएमसीजी बच्चों, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सरकार ने कह रखा है 100% एफडीआई ला सकता है कोई भी व्यक्ति लाना चाहे तो। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में कहीं 26% परमिशन है, कहीं 49% है, कहीं 51% है। लेकिन एटॉमिक सेक्टर में सरकार ने बैन कर रखा है, एफडीआई अभी मंजूरी नहीं है। अरे एटॉमिक सेक्टर समझते हो बच्चों, वहां पर सरकार ने एफडीआई को बैन कर रखा है। बहुत सारे सेक्टर सरकार ने ओपन कर दिए, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज है। ये क्लियर हो गया? हिना क्लियर हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Yes, sir. आगे चलेंगे। ये यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए जहां सरकार ने सिस्टम बना रखा है, कोई पैसा लगाना चाहे तो लगा ले। एफआईआई फुल फॉर्म बोलो बच्चों, फॉरेन। Institutional investors. बच्चों ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान में शेयर मार्केट में, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों का बिजनेस यही है, वो पैसा लगाते हैं जिस कंट्री में शेयर मार्केट बूस्ट होने का। अरे शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स है बुल एंड पियर, बुल एंड बियर। अरे बुल बोले तो हिना बताओगे, बुल बोले तो जब भैया मतलब प्राइस ऊपर जाता है तो बुल की वजह से जाता है, जब प्राइस शेयर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होती है, आशावादी होती है। अरे ऑप्टिमिस्टिक, दीपांशु समझ में आ रहा है कि दाम बढ़ेंगे, सबके मन में ऐसी फीलिंग चल रही है, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग होती है तो इसे बोलते हैं बुल मार्केट। और जब पेसिमिस्टिक फीलिंग, निराशावादी फीलिंग होती है, दाम घटेंगे घटेंगे, घट नहीं रहे, फीलिंग चल रही होती है तो उसे बोलते हैं बियर मार्केट। तो जब बुल मार्केट चल रही होती है, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग चल रही होती है, तो फॉरेन कंट्री से दुनिया भर की फंडिंग डेली बेसिस पर हिंदुस्तान में आ रही होती है और लोग पैसा कमा कर लेके जा रहे होते हैं। ये करोड़ों रुपया जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगाते हैं हिंदुस्तान में अलग अलग शेयर मार्केट्स में, इन्हें कहा जाता है एफआईआई। डेली हिंदुस्तान में जितना भी पैसा शेयर मार्केट में मूव करता है उसका मोर देन 50% आज भी एफआईआई लीड करता है। अरे बात समझ में आ गई दीपांशु? यस सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शेयर मार्केट को रोटेट करने का, और वो लोग पैसा लगाकर पैसा कमा कर लेके जाते हैं यहाँ से, एफआईआई। और ये इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर शेयर में नहीं होती। 100 करोड़ लेके आ रहे हैं तो वो उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर में करेंगे जो डिफेंसिव स्टॉक है, जहां पर रिटर्न गारंटेड है और पैसा भी सेफ है लेकिन मिनिमम रिटर्न है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट वो इस तरह से डिवाइड करके करते हैं। अरे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दीपांशु समझ रहा है? यस सर। थोड़ा सा पैसा हाई रिस्क में, थोड़ा सा पैसा मीडियम रिस्क में, थोड़ा सा पैसा लो रिस्क में। लो रिस्क में पैसा सेफ है, रिटर्न मिनिमाइज होती है, जैसे बैंक में पैसा जमा कराना। हाई रिस्क में पैसा लगाया, पैसा डूबने का खतरा होता है लेकिन रिटर्न बहुत हाई होती है। तो ये मिक्स करके इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डन बाय द एफआईआई, बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इक्विटी मार्केट, शेयर्स मार्केट, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। क्लियर है बच्चों? जल्दी जल्दी बोलो जी। हाँ भैया। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? पूरी क्लास को बता सकता है मुझे? म्यूचुअल फंड्स क्या होते सर हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ही है एक तरीका, आप किसी जिसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। आप रिलायंस की कंपनी के शेयर्स खरीद लो, डिबेंचर खरीद लो, तो आपको मालूम है रिलायंस कंपनी क्या फैक्ट्री में बनाएगी और क्या बेचेगी, किस प्रोडक्ट को डील कर रही है। लेकिन आपको इस बात की समझ ही ना हो कि किस कंपनी के शेयर बढ़िया हैं, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो भारत सरकार ने प्रोफेशनल लोगों को हायर करके ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 10 रुपये का एक बॉन्ड होता है, इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आप अपना पैसा किसको दे रहे हो? प्रोफेशनल लोगों को दे रहे हो, और वो लोग स्टडी करके शेयर मार्केट में जहां सबसे ज्यादा रिटर्न है वहां लगाते हैं और वहां से मैक्सिमम गेन लेते हैं और फिर उसका एक हिस्सा आपको देते हैं और बाकी अपने खर्चों को मेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? म्यूचुअल फंड्स। यस सर। सर ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपने जो बोला है अभी, ये एक्सिस बैंक ही था ना पहले? नहीं नहीं, अब सुनो, 1964 में कंपनी बनी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसी की हिस्सेदारी थी। इसी ने बहुत सारा पैसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाया था उस टाइम पर, और नाम रखा था यूटीआई बैंक, यूटीआई बैंक लिमिटेड, जो 1993 में शुरू हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी उस टाइम पर किसकी थी? इस यूटीआई की थी, यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें लोगों ने पैसा लगा रखा था। और बाद में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी भी ये काम करता है? हाँ, भारत सरकार की कंपनी अभी भी है, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है जिसमें लोगों ने पैसा लगा रखा है। तो उस वक्त उन्होंने पैसा बहुत सारा किसमें लगा दिया था? इस बैंक में लगा दिया था। बाद में पैसा हटा दिया
तो उसके बाद इसको नाम बदलना पड़ गया, यूटीआई बैंक की जगह क्या रखा, एक्सिस बैंक। आइडिया लग गया बच्चे, उसी से कनेक्टेड है। यस सर। आगे चलेंगे जी। आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट अरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोले तो ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट जिसके द्वारा हिंदुस्तान में बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। ऐसे ही हमारी सरकार ने कहा कि अब हम डेवलपमेंट इतनी सारी हो गई, हमारे देश के बहुत सारे लोगों के पास इतना सारा पैसा है, दूसरी कंट्री में जाके प्लांट लगाना चाहें तो वो एफडीआई, आउटवर्ड एफडीआई, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, सुनील मित्तल, अरे कौन बताएगा, सीईओ ऑफ सुनील भारती मित्तल, जल्दी बताओ, सबने याद कर रखा है, सीईओ। तो भारतीय एयरटेल ने हिंदुस्तान से बाहर पैसे लेके चली गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट करी है 978.92 मिलियन डॉलर मॉरिशस में। ये क्या एग्जांपल ऑफ आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट, अरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया अनन्या? यस सर। कुछ बातें पूछना चाहूंगा सेबी, चलो क्वेश्चनों में कर लेंगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर एक वो म्यूचुअल फंड की जो बात बता रहे हो पूरी नहीं हुई थी शायद, थोड़ी दोबारा बोलो। म्यूचुअल फंड की आप कुछ बात बता रहे थे सर, पूरी नहीं हुई थी वो। बस म्यूचुअल फंड में मैंने यही बोला है कि आप उसमें जब पैसा लगाते हैं ना, तो वो प्रोफेशनल लोगों की टीम होती है और वो डिसाइड करती है, डेली स्टडी करती है किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। आज ए कंपनी में लगाया है, कल को अगर ए कंपनी की परफॉर्मेंस घटेगी तो वहां से पैसा हटा के बी में लगा देगी, बी से हटा के सी में लगा देगी, सी से हटा के डी में लगा देगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, और वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, यानी आपके पैसे के डूबने का खतरा मिनिमाइज हो जाता है अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उसका एक हिस्सा वो अपने पास रखेंगे जो रिटर्न आएगी, और बचा हुआ आपको देंगे, तो आपको पूरा का पूरा रिटर्न वापस नहीं आता। जबकि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो प्योरली सारी रिटर्न आपको मिलेगी। ये क्लियर है बच्चे? लेकिन रिस्क भी आपका है, अगर आपकी नॉलेज गड़बड़ है तो नुकसान भी हो सकता है। अरे क्लियर है बच्चे? यस क्वेश्चनों को चलाना चाहेंगे बच्चों। फिस्कल पॉलिसी, अनन्या, फिस्कल पॉलिसी सबको मालूम है, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सी पार्ट। सी पार्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार टैक्स के नाम से पैसा कलेक्ट कर रही है, सरकार की पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, एक्सपेंडिचर सभी को मालूम है, सी बात। अगला सुरेंद्र आंसर बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ऑड मैन आउट, तीन बातें एक जैसी हैं, एक बात बिल्कुल डिफरेंट है, बताओ कौन सी अलग है और क्यों अलग है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करती है पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है, आरबीआई की बात हो रही है। बाकी तीनों पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। तो जो बिल्कुल डिफरेंट है, ऑड मैन आउट, उसी को हटाना है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये बात चल रही है आरबीआई की, मुझे सुरेंद्र आपको मीनिंग बताना है सेंट्रल बैंक का मीनिंग। एपेक्स, Apex body of institution which controls all the other commercial banks. हिना बोलो। Yeah, control the money supply. एपेक्स The इंस्टीट्यूशन, central bank is an apex institution for the monetary system of the country. According to the Banking Regulation Act 1949, RBI declared as the Central Bank of India. बढ़िया। तो अभी समय की लिमिटेशन, क्लास को यहीं रोकेंगे, ये सारे क्वेश्चंस कल हम खत्म कर लेंगे। समय रहे तो एक बारी रीड करके बैठना अच्छा रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों, जय हिंद।